हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। 11th बायोलॉजी के इस पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को हमने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया है और अब इसमें जो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमेशा की तरह क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक डिस्कशन करी थी कि वो क्या क्या फीचर्स होते हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, विच वेर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरैक्शन। जिसमें से हमने कहा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वन ऑफ द फीचर है लिविंग के, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देन हमने ये कहा था कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, कंडीशन अप्लाइड कि वो इन वीवो कंडीशन में हो रहा हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं ये कहूँगा कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। फिर मैंने ये कहा था कि कॉन्शियसनेस हमेशा डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा लिविंग का। एंड फाइनली हमने इंटरैक्शंस की बात करी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्शंस के वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, जिसे मैं कहता हूँ इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती थी? सिंपली वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अंडरलाइंग जो चीज़ों को बनाने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो साथ मिलकर इंटरैक्ट कर रहे होंगे और अपने से नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली चीज़ को वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी देंगे, जिसको मैं बोलूँगा इमर्जेंट प्रॉपर्टी, जो कि उस बनाने वाले कंपोनेंट्स के पास नहीं रही होगी। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया था कि डाइवर्सिटी करंटली हमारे प्लैनेट में 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है। एंड कैसे रॉबर्ट मे ने एक प्रेडिक्शन लगाई जिसके अकॉर्डिंग टोटल 7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर होंगी इन फ्यूचर। और हमने ये कहा था कि फ्यूचर में जब नई स्पीशीज डिस्कवर होंगी तो हमारा सबसे पहला काम जो बनेगा वो ये कि उन स्पीशीज़ को स्टडी करूँ प्रॉपर्ली और उसके बाद उनको प्रॉपर्ली क्लासीफाई करूँ या फिर उनको प्रॉपर्ली ग्रुप कर दूँ। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में टैक्सॉन और कैटेगरी के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, हम जिसमें ये कहते हैं कि कैटेगरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि किसी भी तरह के फीचर से एसोसिएटेड नहीं है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ फीचर। फॉर एग्जांपल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एक्सेट्रा, हम इन सबको कैटेगरी कह रहे होते हैं क्योंकि इन्हें सुनकर हमारे दिमाग में किसी भी तरह का फीचर एसोसिएट नहीं हो रहा होता। वह टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन सिंपली एक कैटेगरी है जिसे हमने किसी तरह के फीचर से एसोसिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, ये सब के सब मेरे टैक्सॉन है क्योंकि इसे सुनते ही हमारे दिमाग में किसी तरह के फीचर्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में टैक्सॉनमी के बारे में पढ़ा था कि टैक्सॉनमी क्या होता है। टैक्सॉनमी में हम सिंपली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सॉन। इसी को मैं कह रहा होता हूं टैक्सॉनमी। फिर हमने इस चैप्टर में सिस्टमैटिक्स के बारे में भी पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स में मैं एक ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को तो स्टडी करूंगा ही, साथ ही मैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करूंगा कि वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड है, कि उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर्स है या नहीं, और ऐसी बातें मैं स्टडी कर रहा हूँगा। और एंड में मैं उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करूँगा। और सिस्टमैटिक्स हमें हेल्प करता है हमारे टैक्सॉनमी के प्रोसेस को और ज़्यादा रिफाइन करने में और ज़्यादा फिल्टर करने में। और लास्टली हम आ गए थे स्टेप्स इन टैक्सॉनमी के टॉपिक में, जिसमें हमने ये कहा था कि टैक्सॉनमी को कैरी आउट करने के टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, जिसे हम कैसे याद करेंगे? इन्वर्स तरीके से याद करेंगे, नो CID से। सबसे पहला स्टेप डिस्क्रिप्शन या फिर NCERT उसे कहती है कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप विल बी क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट स्टेप विल बी नोमेनक्लेचर। इनमें से सबसे पहले स्टेप विच डिस्क्रिप्शन को हमने पिछले वीडियो में कवर आउट कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में हम सिंपली ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी डिफरेंट जगह पे जाता है फॉर टैक्सॉनमिक स्टडी और उसे वहाँ पे कोई भी स्पेसिमेन मिलती है तो वो क्या काम करेगा? वो अपने साथ एक बुक कैरी करेगा जिसमें वो उस स्पेसिमेन के सारे फीचर्स को नोट डाउन कर लेगा और वो नोट डाउन किए हुए फीचर्स को वो वापस आकर स्टडी करेगा और पता करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म जिसे उसने नोट डाउन किया है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैंने ये कहा था कि आइडेंटिफिकेशन कैरी आउट करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला, उसे मैं खुद कैरी आउट कर लूँ जब मैंने उन सारे फीचर्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन किया है। अगर मैं खुद कैपेबल हूँ उस चीज़ को कैरी आउट करने के, मुझे खुद वो सारी इन्फॉर्मेशन पता है, मेरे पास वो नॉलेज है, तो उस प्लांट को या उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को मैं खुद आइडेंटिफाई कर लूँ, या फिर मैं किसी और पर्सन को वो डेटा दूँ, वो सारे कैरेक्टर्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं वो दूँ कि हाँ आप इसे लो और इसे मेरे लिए आइडेंटिफाई कर दो। सो आज की क्लास में हम आइडेंटिफिकेशन से पढ़ रहे होंगे और स्पेशली हम ये डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन में कैसे वेरियस टैक्सॉनमिक एड्स है जो हमें टैक्सॉनमिस्ट्स ने, हमें बायोलॉजिस्ट्स ने अपने पहले की मेहनत से प्रिपेयर कर रखे हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो तो हमें बहुत आसानी हो, हम उसे कंपेयर करके पता कर पाए, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि वो नया ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आइडेंटिफिकेशन से।
आइडेंटिफिकेशन में मैं ये कहता हूँ कि एनी न्यू ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग इट विद अदर स्पेसिमेन और इट्स इंफॉर्मेशन। यानी कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, उससे कंपेयर करके। किसके साथ कंपेयर करना है? दूसरे स्पेसिमेंस के साथ या फिर दूसरे स्पेसिमेन के इंफॉर्मेशन के साथ, जिसे मैंने पहले से स्टोर कर रखा है। कहाँ स्टोर कर रखा है? यूजिंग टूल्स प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमी नोन एज टैक्सोनॉमिक एड्स। यानी कि टैक्सोनॉमिक एड्स वो टूल है हमारे टैक्सोनॉमी में जिसमें हमने कुछ बहुत सारे स्पेसिमेंट्स को या फिर उन स्पेसिमेंट्स के इंफॉर्मेशन को पहले से स्टोर कर रखा है, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ कि टैक्सोनॉमी स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन एंड इट्स इंफॉर्मेशन। अब हमने ये स्टोरेज करी क्यों है? ताकि जब भी मुझे कोई नया स्पेसिमेन मिले तो मैं सिंपली उस स्पेसिमेन को उठाऊं और उसके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लूं जो हमारे पहले से स्टोर्ड स्पेसिमेन और उसके इंफॉर्मेशन है उसके साथ। इससे मुझे सिंपली ये पता चल जाएगा कि वो जो स्पेसिमेन मुझे अभी अभी मिला है वो हमारा पहले से कोई डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर वो हमारा किसी नए तरीके का ऑर्गेनिज्म है। इसी को मैं कह रहा हूँ कि यूजिंग टूल्स प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमी नोन एज टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे टैक्सोनॉमी की जो बायोलॉजिस्ट्स ने क्रिएट करी है ओवर द इयर्स इतने टाइम से, जिससे हम रेफर कर सकते हैं किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए। किसी भी नए स्पेसिमेन को लूंगा और उसको कंपेयर कर लूंगा किसी भी ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के साथ जिसे मैंने स्टोर कर रखा है, इधर उसके स्पेसिमेन को या फिर उसके इंफॉर्मेशन को इन टैक्सोनॉमिक एड्स में। आइडेंटिफिकेशन में सेकंड पॉइंट जो मैं कहूंगा वो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंस लैब एंड फील्ड स्टडीज। अब ये लैब एंड फील्ड स्टडीज क्या है उसे मैं यहाँ नीचे डिस्कस करूंगा जब हम टैक्सोनॉमिक एड्स को पढ़ रहे होंगे। सो हमारी एनसीईआरटी में टोटल 9 तरह के टैक्सोनॉमिक एड्स हमें गिवन है, विच आर हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। ये टोटल 9 टाइप्स के टैक्सोनॉमिक एड्स है जो हमारी एनसीईआरटी में हमें गिवन है और इन्हें हमें डिटेल में स्टडी करना होता है। अब एक चीज जो बहुत ही ध्यान से हमें यहाँ पे समझनी है वो ये कि इन पहले के 4 विच आर हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड ज़ूलॉजिकल पार्क, इनमें हम स्पेसिमेन को स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा ईदर इन लिविंग और डेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ज़ूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को स्टोर करते हैं लिविंग फॉर्म में। सिमिलरली बॉटनिकल गार्डन में मैं प्लांट्स को स्टोर करता हूँ लिविंग फॉर्म में, वेयरएज हर्बेरियम में मैं प्लांट्स को स्टोर करता हूँ डेड फॉर्म में प्रिजर्व करके, एंड फाइनली म्यूजियम में भी मैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टोर करता हूँ डेड फॉर्म में प्रिजर्व करके। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन 4 टैक्सोनॉमिक एड्स में मैं स्पेसिमेन को स्टोर करूंगा इधर लिविंग और डेड फॉर्म। और जब मैं इन टैक्सोनॉमिक एड्स को रेफर कर रहा हूँ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, तब मैं ये कहूंगा कि मैं फील्ड स्टडी कर रहा हूं, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंस लैब एंड फील्ड स्टडीज। सो अब ये लैब स्टडीज क्या है वो हमें यहाँ पे देखनी है। हमारे बचे हुए जो 5 टैक्सोनॉमिक एड्स है विच आर की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, इनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी स्पेसिमेन का, यानी कि हम इसमें किसी रॉ स्पेसिमेन को लिविंग या डेड फॉर्म में नहीं स्टोर करते। मैं यहाँ पे उस स्पेसिमेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, जैसे कि उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में, वो कहाँ मिलता है, हैबिटेट एक्सेट्रा, या फिर मैं उसके पिक्चर्स को स्टोर करूंगा। ऐसी चीजों को मैं स्टोर करूंगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिमेन इज स्टोर्ड। और जब भी मैं इन सारे टैक्सोनॉमिक एड्स को रेफर कर रहा हूँ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, तब मैं ये कहूंगा कि मैं लैब स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बेसिकली एक टाइप से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लैब्स में स्टोर्ड है, whereas इनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि हमें फील्ड स्टडी करनी होती है। विच इज व्हाई आई विल से द स्टेटमेंट दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंस लैब एंड फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी कब? जब मैं इनको रेफर करूंगा फॉर टैक्सोनॉमिक पर्पसेस, whereas लैब स्टडी कब? जब मैं इनको रेफर करूंगा फॉर टैक्सोनॉमिक पर्पसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें मैं स्पेसिमेन को स्टोर कर रहा हूं इधर इन लिविंग और डेड फॉर्म, whereas इन सब में मैं इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिमेन को स्टोर कर रहा हूं। मैं उस स्पेसिमेन को स्टोर नहीं कर रहा हूं, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, मैं उस स्पेसिमेन को नहीं स्टोर करूंगा। सो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हर्बेरियम क्या है, इसके सारे डिटेल्स को मैं देखूंगा। सो हर्बेरियम में हम क्या कहते हैं कि इट इज अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी ऑफ हर्बेरियम शीट्स। यानी कि हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने हर्बेरियम शीट्स को स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है रिपोजिटरी, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं चीज़ों को स्टोर करके रखूँगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारे लिए समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक हर्बेरियम में ढेर सारी हर्बेरियम शीट्स मैंने स्टोर करके रखा है, लेट सपोज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ हर्बेरियम शीट्स मैं एक सिंगल हर्बेरियम में स्टोर करके रखता हूँ, तो द शीट्स इन अ हर्बेरियम आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर किसी प्लेस में मुझे ढेर सारे हर्बेरियम शीट्स को स्टोर करके रखना है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात होगी
होगी कि मैं उसे किसी प्रॉपर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टोर करूंगा, ताकि किसी भी पर्सन को जब किसी शीट की नीड हो वो आए और उसे उस पर्सन को अगर वो सिस्टम मालूम हो जिसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को वहाँ पर स्टोर कर रखा है, तो वो सिंपली उस शीट को रिट्रीव कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बुक्स को स्टोर करने का, बुक्स को प्लेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हमें वो तरीका मालूम है कि बुक्स वहाँ पे इधर सेक्शन वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज या फिर अल्फ़ाबेटिकली इस तरह से रखे हुए हैं, तो हम सिंपली जाके अपने काम की बुक वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैं हर्बेरियम में भी शीट्स को स्टोर करूँगा अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसका यह मतलब है कि जिस भी पर्सन ने बेंथम एंड हुकर की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी वो बहुत ही आसानी से किसी हर्बेरियम में जाएगा और किसी भी हर्बेरियम में जाकर वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कोई भी हर्बेरियम शीट को रिट्रीव करके ले आएगा। इसके बाद हमें यह देखना है कि हर्बेरियम शीट क्या होता है, हर्बेरियम शीट में प्लांट से रिलेटेड कौन कौन से डिटेल होते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे होंगे कि हर्बेरियम शीट को हम बनाते कैसे हैं, फॉलोड बाय इट्स सिग्निफिकेंस। तो एक हर्बेरियम शीट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा रफली। इसके लेंथ एंड विड्थ फिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो एक फिक्स्ड डायमेंशन का होता है, जिसमें हम एक प्लांट को इस तरह से यहाँ पे माउंट करते हैं। ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे प्लांट ड्रॉ कर रखा है। एंड उस हर्बेरियम शीट के लोअर राइट हैंड साइड में लेबल प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके लोअर राइट हैंड साइड में लेबल होता है जिसमें मैं उस प्लांट से रिलेटेड सारे डिटेल्स नोट डाउन करता हूँ। सो मैं ये कहूँगा कि लेबल हैव डिटेल ऑफ, सबसे पहला नेम ऑफ कलेक्टर, यानी कि जिस पर्सन ने उस हर्बेरियम शीट के लिए उस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं प्लेस एंड डेट ऑफ कलेक्शन लिखूंगा। इससे मुझे ये बात पता चल जाएगी कि उस प्लांट को जो मैंने वहाँ पे स्टोर कर रखा है उस हर्बेरियम शीट में, उसकी हैबिटेट क्या है और वो कितना पुराना है, यानी कि वो हर्बेरियम शीट कितना ज़्यादा पुराना है। उसके बाद मैं उस प्लांट का कॉमन नेम या फिर मैं उसे कहूँ उसका लोकल नेम लिखूंगा कि उसे उस रीजन में किस नाम से बुलाया जाता है कॉमनली। उसके बाद मैं उसका इंग्लिश नेम लिख रहा हूँगा कि उसे कॉमनली इंग्लिश में किस नाम से बुलाया जाता है। एंड उसके बाद मैं उसके बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम के बारे में लिखूंगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, जिसमें मैं उसके जीनियस और स्पीशीज़ को मेंशन कर रहा होता हूँ। एंड लास्टली मैं उसके फैमिली के नेम के बारे में लिखता हूँ कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप एक चीज़ देखोगे इन लास्ट के 2 पॉइंट से मुझे उस प्लांट स्पेसिमेन के फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, इन तीनों के बारे में डिटेल मिल गई। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट क्या होती है, वो कौन से स्टेप्स है जिसे फॉलो करके मैं एक हर्बेरियम शीट को बना रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि एक स्पेसिमेन को कलेक्ट करना हमारा सबसे पहला स्टेप। दूसरा, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन बाय प्रेसिंग। इसमें मैं उस स्पेसिमेन को लेट सपोज न्यूज़पेपर्स के बीच रखकर उसमें एक प्रॉपर वेट रखूँगा जिससे वो स्पेसिमेन डैमेज ना हो जाए, और उसके बाद उसे कुछ दिनों तक के लिए रख दूंगा, आफ्टर विच वो ड्राई हो चुका होगा, उसकी मॉइस्चर खत्म हो चुकी होगी। थर्ड स्टेप है हमारा पेस्ट या फिर माउंट करूंगा मैं उस स्पेसिमेन को ऑन हर्बेरियम शीट। उस हर्बेरियम शीट में उस स्पेसिमेन को जिसे मैंने अभी अभी ड्राई किया है उसे मैं उसमें चिपकाऊंगा। एंड लास्टली मैं प्रिजर्व कर दूंगा उस हर्बेरियम शीट को हर्बेरियम में ले जाकर। तो हमारे 4 स्टेप्स क्या हुए हर्बेरियम को बनाने के? सबसे पहला कलेक्शन, दूसरा ड्राइंग, तीसरा पेस्टिंग और लास्टली प्रिजर्वेशन ऑफ द हर्बेरियम शीट इन हर्बेरियम। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि यूजेस ऑफ हर्बेरियम शीट, एक हर्बेरियम शीट की यूज़ क्या है, मैं उसे किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये कहूँगा इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय कंपेयरिंग विद अदर शीट्स, यानी कि मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर आऊँ, उसके बारे में डिटेल्स नोट डाउन कर लाऊँ और उसे किसी भी हर्बेरियम शीट के साथ कंपेयर कर लूँ, उन दोनों के डिटेल्स को कंपेयर कर लूँ, या फिर मैं 2 शीट्स को भी आपस में कंपेयर करके उनके बारे में उनके आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ मैं, जिसे एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रही है कि हर्बेरियम शीट इज यूज्ड फॉर क्विक रेफरल, यानी कि मुझे एक क्विक रेफरल, एक क्विक रेफरेंस की अगर नीड हो तो मैं कौन से टैक्सोनॉमिक एड को यूज कर रहा हूँगा, मैं हर्बेरियम को यूज करूँगा जिसमें हर्बेरियम शीट्स स्टोर्ड है, जहाँ पे मैं सिंपली क्विक रेफरल के लिए यानी कि क्विक रेफरेंस के लिए उन 2 चीज़ों को कंपेयर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन कैरी आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या कहता हूँ कि फ्यू फेमस हर्बेरियम, जो हमारे वर्ल्ड के कुछ फेमस हर्बेरियम्स हैं उनके नाम मुझे कुछ याद रखने हैं। सबसे पहला हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है, और दूसरा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम विच इज़ इंडियन बॉटनिकल गार्डन विच इज़ हावड़ा, इंडिया। अब आप एक बात सोचोगे कि ये तो दोनों नाम मैंने बॉटनिकल गार्डन के बताएं, तो ये हर्बेरियम कैसे हो सकता है? सो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बॉटनिकल गार्डन को बनाती है, सो वो उसके साथ साथ
उसी टाइम पे एक हर्बेरियम को भी एसोसिएट कर रही होगी। यानी कि इसका ये मतलब है कि जब मैं बॉटनिकल गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स को ग्रो करूँगा तो मैं उन प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स को एज अ स्पेसिमेन कलेक्ट करके हर्बेरियम शीट में प्रिजर्व करके उसको हर्बेरियम में स्टोर कर रहा हूँगा, ताकि साइमल्टेनियसली मेरा वो बॉटनिकल गार्डन भी रन करे और उसके साथ साथ वो हर्बेरियम भी रन करे, मुझे दोनों से ही मदद मिल रही हो। सो ये दो नाम मुझे याद रखने। सबसे पहला रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है, और दूसरा हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में गिवन है। उसके बाद हम कुछ प्लांट्स के नाम पढ़ते हैं जो जिन्हें हम हर्बेरियम में स्टोर नहीं कर सकते। सो वो प्लांट्स है जैसे कि मेरे सक्यूलेंट्स हम जानते हैं वो जो अपने लीफ में बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखते हैं, जिनकी थिक लीफ होती है, फॉर एग्जांपल कैक्टस एंड ओपुंशिया। अब एक ऑब्वियस सी बात होगी कि इन प्लांट्स को मैं किस तरह से ड्राई करूंगा। इन्हें तो मैं ड्राई नहीं कर पाऊंगा, मैं इन्हें न्यूज़पेपर के बीच में रख भी दूँ काफ़ी दिनों तक तो भी मैं इन्हें ड्राई नहीं कर पाऊंगा कि उसे हर्बेरियम शीट में मैं ले जाकर प्रिजर्व कर पाऊँ। एंड सेकेंडली एक्वेटिक प्लांट्स को मैं हर्बेरियम शीट में प्रिजर्व नहीं कर सकता, जैसे कि हाइड्रिला। रीजन बीइंग, अगर मैं उसको पानी से बाहर निकालूंगा तो वो किल हो जाएगा, वो उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में ही उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन होकर रहता है एक्वाटिक प्लांट्स का। एंड लास्टली एक पॉइंट जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट ही समझ ले बट हम इसे पढ़ सकते हैं कि कुछ पॉइजन्स जैसे कि मर्करिक क्लोराइड को मैं यूज़ करता हूँ, इसे मैं अप्लाई करता हूँ उन शीट्स के ऊपर में, ताकि इंसेक्ट्स ना आए उन शीट्स में। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि मुझे उन शीट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर रखना है, उन शीट्स में इंसेक्ट का अटैक ना हो जाए, वो शीट्स डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैं उन पर मर्करिक क्लोराइड अप्लाई करता हूँ ताकि वो ख़राब ना हो फ्यूचर में। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टैक्सोनॉमिक एड है विच इज़ बॉटनिकल गार्डन, उसको स्टडी करेंगे। सो बॉटनिकल गार्डन में मैं सबसे पहली बात यह कहूँगा कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पेसिमेन फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट। यानी कि मैंने अलग अलग हैबिटेट में से लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है और किसी बॉटनिकल गार्डन में स्टोर कर दिया। सेकेंड पॉइंट जो हमारे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लांट्स आर लेबल्ड विद साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम एंड इट्स फैमिली नेम। यानी कि आप किसी भी बॉटनिकल गार्डन में जब किसी प्लांट को देखोगे सो उसके आगे एक लेबल होगा जिसमें उसकी साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम मेंशन की हुई होगी, एज वेल एज उसकी फैमिली के बारे में मेंशन किया होगा कि वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। सेकेंडली हम एक बात कहते हैं कि बॉटनिकल गार्डन बिलोंग्स टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में वेरियस बॉटनिकल गार्डन्स प्रेजेंट होते हैं, हर कॉलेज का अपना खुद का बॉटनिकल गार्डन होता है। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट भी कोई बॉटनिकल गार्डन तैयार कर सकती है जो कि वो अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए काम लाए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यूसेस क्या है हमारे बॉटनिकल गार्डन का। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। मैं आइडेंटिफिकेशन के अंडर एक टैक्सोनॉमिक एड में बॉटनिकल गार्डन को पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि इसे मैं आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं किसी भी प्लांट को कंपेयर किस चीज़ से कर रहा हूँ, जो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट मिले उसके साइंटिफिक नेम या फिर उसके फैमिली नेम से कंपेयर करूंगा, एज वेल एज मैं उसके अपीयरेंसेस को भी कंपेयर कर सकता हूं साइमल्टेनियसली, क्योंकि मैं उस प्लांट को अपने सामने देख रहा हूं यहाँ पे लाइव। सेकंड, मैं कहता हूं कि मैं बॉटनिकल गार्डन को एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए भी यूज कर सकता हूं। एंड थर्डली, सीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स। ये दो पॉइंट्स हम एक बार डिस्कस करेंगे। 12th क्लास के सेकेंड लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एंडेंजर्ड हो यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने के पॉइंट पे हो तो उसे कंजर्व करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है ऑन द स्पॉट कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टाइगर किसी फॉरेस्ट में एंडेंजर्ड है यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला है तो मैं उसे वही की वही कंजर्व करूंगा। मैं एक प्रॉपर बाउंड्री तैयार करूंगा और प्रॉपर लॉज बनाऊंगा कि उस जगह पे, उस पूरे रीजन में, उस एरिया में ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो सके और वो टाइगर उस जगह पे कंजर्व्ड रहे। इसको मैं कहता हूं इन सिटू कंजर्वेशन। वेयर एज एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, मैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में उस एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी ह्यूमन के हैबिटेट में रखता हूं, ह्यूमन मेड हैबिटेट में रखता हूं और वहां पे उसे कंजर्व करता हूं। फॉर एग्जाम्पल बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में मैं डिफरेंट प्लांट्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालूंगा और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में मैं उसे रखकर कंजर्व करूंगा। सेकंड एग्जांपल, ज़ूलॉजिकल पार्क को भी मैं कहता हूं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन करता है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं एक ज़ूलॉजिकल पार्क में मुझे एक लायन देखने को मिल रहा है तो मैंने उस लायन को उसके नेचुरल हैबिटेट जो कि फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां से निकालकर उस ज़ूलॉजिकल पार्क में कंजर्व कर रखा है। एंड थर्डली, सीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स। रेयर प्लांट्स को हम जो बॉटनिकल गार्डन में ग्रो करते हैं, मैं उसके सीड को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, प्रॉपर्ली ग्रो करके उसके सीड्स एक्सट्रैक्ट करके, ताकि वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सके, फ्यूचर में उसे स्टोर कर सके कि वो प्लांट कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो।
एंड लास्टली कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स जो हमारे एनसीईआरटी में हमें गिवन है। सबसे पहला रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो अभी अभी हमने पढ़ा था हर्बेरिया में भी, जो कि क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है। सेकंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में प्रेजेंट है। एंड लास्टली नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम NBRIV कह रहे होते हैं, जो कि हमारा लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है। इसके बाद हम म्यूजियम के बारे में देख रहे होंगे कि म्यूजियम क्या होता है। सो म्यूजियम में हम क्या कहते हैं कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि म्यूजियम में हम प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन को डेड फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेकेंडली, स्पेसिमेन स्टोर्ड इन म्यूजियम आर, हम म्यूजियम में किस टाइप के स्पेसिमेन स्टोर करते हैं? सबसे पहला प्लांट स्पेसिमेन, दूसरा एनिमल स्पेसिमेन, और तीसरा स्केलेटन ऑफ एनिमल्स को भी हम म्यूजियम में स्टोर करते हैं। सो सबसे पहले प्लांट स्पेसिमेन में मैं किस तरह के प्लांट स्टोर करूंगा? सक्यूलेंट्स स्टोर कर सकता हूं, एक्वेटिक प्लांट स्टोर कर सकता हूं, कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टोर कर सकता हूं, एटसेट्रा। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि वो सारे प्लांट जो मैं हर्बेरियम में नहीं स्टोर कर सकता था, जैसे कि सक्यूलेंट्स मैं क्यों नहीं स्टोर कर सकता था? क्योंकि उसकी लीफ बहुत थिक होती है। वेरेज एक्वेटिक प्लांट्स मैंने कहा था मैं एक हर्बेरियम में स्टोर नहीं कर सकता। वेरेज जिम्नोस्पर्म का जो कोन होता है इसे भी मैं हर्बेरियम में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कोन को मैं नहीं पेस्ट कर पाऊंगा और उसे प्रिजर्व नहीं कर सकता हम हर्बेरियम शीट में। तो समझने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें मैं एक म्यूजियम में अच्छे से स्टोर करके रख सकता हूँ। सेकेंडली, एनिमल स्पेसिमेन में हमारे पास कुछ स्मॉल साइज के एनिमल होंगे जिसे मैं स्टोर कर पाऊंगा। तो उन सारे स्मॉल साइज के एनिमल को मैं ग्लास जार के अंदर स्टोर करता हूं इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। एनसीईआरटी में क्या कह रही है कि मैं उन स्मॉल साइज के एनिमल्स को ग्लास जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में स्टोर करूंगा। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन का काम यहां पे ये है कि वो ओवर द टाइम एक लंबे समय तक उस स्पेसिमेन को खराब नहीं होने देगा, उसे डैमेज नहीं होने देगा। वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? जैसे कि जनरली वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में हम फॉर्मेलिन, एसीटोन और अल्कोहल का मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं। इसी को एक सोल्यूशन बना के उसमें मैं उस स्मॉल साइज के एनिमल को स्टोर करता हूं। सेकेंडली, जो लार्ज साइज का एनिमल है इसे तो मैं किसी ग्लास जार में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। सो इसे मैं कैसे स्टोर करता हूँ? स्टफ करके मैं स्टोर करता हूँ। इसे मैंने लिखा है कि स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। उसको मैं पहले स्टफ करता हूँ, उसके अंदर कुछ किसी तरह की स्टफिंग डालता हूँ, उसके ऑर्गन्स वगैरह बाहर निकाल के, और उसके बाद उसे प्रिजर्व करके रखता हूँ ताकि वो डैमेज ना हो। थर्डली, हम कहेंगे इंसेक्ट्स को भी मैं स्टोर कर सकता हूँ म्यूजियम में। इंसेक्ट को स्टोर करते हैं हम इंसेक्ट बॉक्स के अंदर में। ये मैंने एक इंसेक्ट बॉक्स बना रखा है। अगर हम उस इंसेक्ट बॉक्स को देखें तो उस पर हमें बहुत सारे पिन्स नज़र आते हैं, और उस पिन के ऊपर में इंसेक्ट को लगा दिया जाता है, और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होती है जिससे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिखते हैं कि इंसेक्ट को सबसे पहले मैं किल करूंगा, दूसरा पिन करूंगा, और उसके बाद उसको स्टोर कर दूंगा। तो किल करूंगा में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेट सपोज अगर मुझे कोई कॉकरोच स्टोर करना है हमारे इंसेक्ट बॉक्स में, तो मैं उसे इस तरह ना किल कर दूं चप्पल मार के कि उसका पूरा फॉर्म ही डैमेज हो जाए, उसमें कोई समझने वाली बात ही ना रहे। तो मुझे उसे कुछ इस तरह से किल करना होगा कि उसके स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से डैमेज ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल, मैं उसे पॉइजनस गैस से किल कर सकता हूं, फ्यूमिगेट करके। तो इससे क्या है कि उसके स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से डैमेज नहीं पहुंचेगा। उसके बाद मैं इसको पिन करूंगा इस इंसेक्ट बॉक्स में और फाइनली स्टोर कर दूंगा। एंड लास्टली, हम स्केलेटन ऑफ एनिमल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप किसी म्यूजियम को विजिट किया होगा आपने कभी, या फिर करोगे, तो आप देखोगे वहां पे ढेर सारे एनिमल के स्केलेटन्स भी होते हैं जिसे हम वहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके बारे में डिटेल्स क्या क्या होते हैं। सो जू क्या है? एक जूलॉजिकल पार्क या फिर एक जू एक ऐसी जगह है जहां पे एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर इन कंडीशंस सिमिलर टू इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी कि एक जू में मैं एनिमल्स को रखूंगा इन अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर, बट ऐसे कंडीशंस में जो कि उसके नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर हो। सेकेंडली, एक जूलॉजिकल पार्क का पर्पस क्या है? सबसे पहला एक्सिटू कंजर्वेशन कर रहा होता है, जो कि मैंने बॉटनिकल गार्डन में भी डिस्कस किया था कि कैसे अगर एक एलिफेंट या फिर एक लायन या एक टाइगर एटसेट्रा अपने नेचुरल हैबिटेट में एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो मैं उसे वहां से उठाकर किसी ह्यूमन मेड हैबिटेट में, सिमुलेटेड फॉर्म में, उसके नेचुरल हैबिटेट वाले फॉर्म में वहां पे रखकर उसे कंजर्व करूंगा। इसी को मैं कहता हूं एक्सिटू कंजर्वेशन। सेकंड, स्टडी बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। मैं एक जू के थ्रू एनिमल्स के बिहेवियर और फूड हैबिट को भी स्टडी कर सकता हूं। एंड लास्टली, प्रमोट करता है एक जू टूरिज्म में। हम देखते हैं कि हम जूज को विजिट करते हैं और वहां पे ढेर सारे एनिमल्स देखते हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जू का सोल पर्पस टूरिज्म प्रमोट करना नहीं है। एक जू सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि छोटे बच्चे वहां पर जाए और वो अलग अलग एनिमल्स को देखकर खुश हो। जू का मेन काम एक्सिटू कंजर्वेशन करना और स्टडी बिहेवियर ऑफ
एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल करना है। प्रमोट टूरिज्म तो एक सब्सिडरी पॉइंट है जो कि हम उसके साथ लिंक कर देते हैं, जो कि काम आ रहा होता है। ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो एक जू बनाएगी उसको एक प्रॉपर रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, और साथ ही हम एक जनरल पब्लिक में एक एजुकेशन सेंस ऑफ अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हाँ वो जाकर देखेंगे कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। सो इसके बाद हम स्टडी करेंगे की के बारे में, और की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड है, सो इसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। सो अब हम फटाफट ये देखेंगे कि एक की होता क्या है, हम उसे रीड कैसे कर रहे होते हैं, और एक की को रीड करके अल्टीमेटली हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गेन होती है। सो एनसीईआरटी में कहती है कि अ की इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक की में ढेर सारे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, जो कि आपस में कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर होंगे, या मैं यूं कहूँ वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। ऊपर अगर एक बात दी गई होगी उस पेयर में से एक कैरेक्टर में, एक सेंटेंस में, तो नीचे वाले में उससे ऑपोजिट कुछ बात कही गई होगी, ठीक है। और हमें करना क्या होता है, हमें उस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होता है, और उसमें कुछ रेफरेंस दी गई होती है उसके एंड में, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ते रहना होता है, और अल्टीमेटली हम पहुंचते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम जिस प्लांट को स्टडी कर रहे हैं वो प्लांट है कौन सा। सो हम शुरू करेंगे यहां से। सो पहले स्टेटमेंट में नंबर 1 में ए और बी ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है। पहला स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि फ्लावर्स आर क्रीम कलर्ड एंड फ्रूटिंग कैलिक्स इनक्लोजिंग द बेरी। अब एक बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कैलिक्स क्या है, बेरी क्या है, इन सब टेक्निकलिटीज़ में हम अभी नहीं जाएंगे, ये मॉर्फो का पार्ट है, हमारे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग पार्ट का, तो वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी हमें सिर्फ वो चीज़ समझनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो पहले स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि जो फ्लावर है उस प्लांट का वो क्रीम कलर्ड का है, एज वेल एज उसकी जो कैलिक्स है, यानी कि उसके सेपल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो फ्रूटिंग है, वो फ्रूटिंग नज़र आ रही है, यानी कि फैल रही है, एंड वो एनक्लोज कर रही है उसके बेरी को। बेरी इज अ फॉर्म ऑफ फ्रूट, ठीक है। अगर ये सारे कैरेक्टर मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं, जिस स्पेसिमेन को मैंने स्टेप 1 में डिस्क्राइब किया था वो इससे मैच हो जाता है, तो मैं कंक्लूड कर दूंगा उसी वक्त कि जो स्पेसिमेन मैंने डिस्क्राइब कर रखा है वो मेरा फाइसेलिस है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करूंगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था, उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन किए थे। मैं वापस आया और मैंने एक की उठाई और मैंने एक एक करके उन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर में से उसको स्टडी करना चालू किया, और उसमें से एक एक को सिलेक्ट करना शुरू किया। सो सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा कि फ्लावर्स जो हैं उसमें वो क्रीम कलर के हैं, फ्रूटिंग कैलिक्स है, एनक्लोजिंग द बेरी। अगर मैं देखता हूं कि ये मैच कर जाता है मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट किए हुए पॉइंट से, तो मैं उसी वक्त कंक्लूड कर दूंगा कि वो स्पेसिमेन जिसे मैंने स्टडी कर रहा हूं वो फाइसेलिस है। वेरएज अगर ये गलत होता है तो मैं इसके बी वाले पार्ट में आऊंगा, जो हमें क्या कहता है कि फ्लावर्स व्हाइट कलर के हैं या फिर वायलेट कलर के हैं। ऊपर में वो हमें कह रहा था क्रीम कलर, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गए, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो उसके फ्लावर्स व्हाइट या वायलेट है, एंड फ्रूटिंग कैलिक्स नॉट इनक्लोजिंग द बेरी। अगेन हमने ये देखा कि कैसे ऊपर उसने कहा था कि वो उसको इनक्लोज कर रहा है, वेरएज बी वाले स्टेटमेंट में वो कहता है कि वो उसको इनक्लोज नहीं कर रहा। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू था तो मैंने कहा कि वो प्लांट मेरा फाइसेलिस है, वेरएज अगर दूसरा ये बी 1 का बी स्टेटमेंट करेक्ट होता है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं नंबर 2 स्टेटमेंट को रेफर करूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हम एक एक करके स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते जाएंगे और उसके आगे हमें कुछ रेफरेंस मेंशन की हुई होगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कंक्लूड कर दूंगा कि मेरा प्लांट कौन सा है। सो अगर बी वाला स्टेटमेंट मुझे करेक्ट नजर आता है, सो वो रेफरेंस क्या है कि मुझे नंबर 2 स्टेटमेंट में आगे बढ़ना है, नंबर 2 पेयर ऑफ स्टेटमेंट को स्टडी करना है। तो जरा नंबर 2 पे आ जाते हैं। सो 2 में अगेन ए एंड बी आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है। सो ए हमें क्या कहता है कि उसका कोरोला रोटेट है, यानी कि वो उसके पेटल्स की बात कर रहा है, वो रोटेट इन नेचर है, एज वेल एज उसकी जो फ्रूट है वो बेरी है। अगर ये ट्रू है, अगेन मैं ये देखता हूं, इसको मैं देखता हूं और कंपेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन किए गए उस कैरेक्टर से जो मैं लिख कर लाया था। अगर ये ट्रू है, ये मुझे मैच हो जाता है उसके साथ, तो मैं उसी वक्त कंक्लूड कर दूंगा कि वो प्लांट जिसे मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरा सोलैनम है, ठीक है। वेरएज अगर ये भी मुझे ट्रू नहीं नजर आता, सो अगेन मैं इसके बी वाले पार्ट में आऊंगा, जैसा मैंने पहले स्टेप में किया था। अगर ए सही नहीं दिखता तो मैं बी में आ रहा हूं। सो यहां पे अगर ए सही दिखता है तो सोलैनम, अगर ए सही नहीं दिखता तो मैं अगेन बी में आऊंगा। सो बी क्या कहता है कि कोरोला फनल फॉर्म है। ऊपर हमने देखा था कोरोला रोटेट, वेरएज यहां पे हम कहेंगे कोरोला फनल फॉर्म। सो अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया।
वेरएज उसकी फ्रूट जो है वो कैप्सूल है, ऊपर फ्रूट बेरी थी। सो अगर ये चीज़ें करेक्ट हमें नज़र आती है कि कोरोला फनल फॉर्म में है और फ्रूट कैप्सूल है, सो वो हमें क्या रेफरेंस दे रहा है कि मुझे थर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट में आगे मूव करना चाहिए। तो अगर 2 का बी मुझे सही दिखता है तो मैं थर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट में आगे बढ़ूंगा। सो थर्ड में अगेन ए हमें क्या कहता है कि रेडियल लीव्स प्रेजेंट है उस प्लांट में, उस स्पेसिमेन में, एज वेल एज उसका जो फ्रूट है उसमें प्रिकल्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें कांटे प्रेजेंट नहीं है। अगर ये ट्रू है तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि वो प्लांट जिसे मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरा निकोटियाना है। बट अगर ये ट्रू नहीं है तो मैं इसके बी वाले स्टेटमेंट को देखूंगा जो हमें कहता है कि रेडियल लीव्स एब्सेंट। ऊपर उसने कहा था रेडियल लीव्स प्रेजेंट, यहां पे वो हमें कह रहा है रेडियल लीव्स एब्सेंट, एज वेल एज द फ्रूट्स आर विथ प्रिकल्स। ऊपर फ्रूट में प्रिकल्स नहीं थे, फ्रूट बिना कांटे वाले थे, वेयर एज यहां पे फ्रूट में प्रिकल्स प्रेजेंट है, कांटे प्रेजेंट है। अगर ये ट्रू है सो हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा वो प्लांट स्पेसिमेन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो धतूरा है। सो अगेन मैं एक बार रिपीट करूं तो हमारे पास कुछ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है या फिर मैं कहूं कॉन्ट्राडिक्टिंग है। मैं एक एक करके उन पेयर में से पहले स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, अगर वो ट्रू है सो उसके लास्ट में कुछ रेफरेंस दी गई है जो कि मुझे ये जानने में मदद करेगा कि मेरा वो प्लांट कौन सा है जिसे मैं स्टडी कर रहा हूं। सो अगर ए ट्रू है सो ये मेरा रेफरेंस, मैंने कंक्लूड कर दिया वो प्लांट मेरा फाइसेलिस। अगर ए फॉल्स तो मैं बी में आ गया। अगर बी ट्रू है सो ये रहा मेरा रेफरेंस मुझे कहता है कि मुझे सेकंड पेयर ऑफ स्टेटमेंट में मूव करना चाहिए। तो जरा हम नीचे आ जाएंगे। अगेन 2 का अगर ए करेक्ट है तो ये मेरा रेफरेंस मुझे कहता है कि वो प्लांट सोलेनम है और मैं ये कंक्लूड कर दूंगा कि जिस चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं वो सोलेनम है। वेरएज अगर ए फॉल्स है तो मैं बी में आ जाऊंगा। बी मुझे क्या कहता है कि मुझे स्टेटमेंट 3 में जाना चाहिए। सो 3 का अगर ए ट्रू है तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि मैं जिसको स्टडी कर रहा हूं वो मेरा निकोटियाना है। वेरएज 3 का अगर बी ट्रू है तो मैं फाइनली कंक्लूड कर दूंगा कि जिस प्लांट को मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरा धतूरा है। तो अब हम एक काम करेंगे, अगर ये चीज़ हमें समझ आ गई है तो हम इन बातों को जनरलाइज्ड पॉइंट्स में अब लिख लेंगे की के बारे में, ताकि वो हमारे काम आए। एग्जाम में हमें कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि आप एक की बनाकर दिखाओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। बट की के बारे में कुछ जनरलाइज्ड पॉइंट्स जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है वो बेशक पूछे जा सकते हैं। तो मैं अब उन चीज़ों को नोट डाउन कर दूंगा। सो की के इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि अ की इज एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि एक की लॉजिकल नेचर का होता है, जहाँ पे मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग आगे मूव करता हूँ। मुझे एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट गिवन होते हैं जहाँ पे मैं लॉजिकली चीज़ों को कंपेयर करता हूँ और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचता हूँ और आगे मूव करता जाता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट हमें ये गिवन है कि ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड विच इज पार्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट कॉल्ड कपलेट। इसका सिंपल मतलब ये है कि पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं कहता हूँ कि 1 में ए एंड बी गिवन है तो वो ए एक लीड है या फिर वो बी स्टेटमेंट एक लीड है जो कि एक पार्ट है एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का, जिसको मैं कहूंगा कपलेट। यानी कि वो ए और बी को एक साथ मैं एक कपलेट कहूंगा, वेरएज इंडिविजुअली उसके एक एक स्टेटमेंट को मैं एक लीड कहूंगा। सिमिलरली मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं सेकंड वाले पेयर में या फिर थर्ड वाले पेयर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं ये कहूंगा कि की कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। इसको यूज करके मैं प्लांट और एनिमल दोनों के ही स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। उसके बाद वाला पॉइंट कि इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, जो कि हमने पीछे वाले एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से देखा था कि कैसे उन पेयर ऑफ स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सिमिलर था हमारे स्पेसिमेन के, जिसको मैं नोट डाउन करके लाया था, जिसको मैं डिस्क्राइब करके लाया था, वेयर एज दूसरा स्टेटमेंट एट द सेम टाइम डिसिमिलर था और अकॉर्डिंगली हम आगे मूव कर रहे थे। एंड फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कि अ सिंगल की इज यूज्ड फॉर वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ओनली सच एज फॉर अ फैमिली, जीनस, स्पीशीज एटसेट्रा फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि मैं एट अ टाइम एक की को यूज करके एक सिंगल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही स्टडी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल पीछे वाले स्टेटमेंट में मैं उस की को यूज करके जीनस को स्टडी कर रहा था। आपने ये देखा होगा कि वहां पे मैं राइट साइड में जितने भी कंक्लूजन्स लिख रहा था, कंक्लूसिव पॉइंट्स, वो सारे जीनस के एग्जाम्पल्स थे, जैसे निकोटियाना, धतूरा, ये सारे मैंने उसके जीनस लिख रखे थे। तो मैं एट अ टाइम एक की को यूज करके एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को ही स्टडी कर पाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक की को मैं लूं और उसी में मैं एक प्लांट के किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर सारी चीजों को जान लूं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार में उसके एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही स्टडी कर सकता हूं। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एनिमल एज वेल। मैं एक बार में एक की उठाऊंगा तो मैं एनिमल्स के डिफरेंट फैमिलीज को
या मैं यूँ कहूँ मैं एनिमल्स के डिफरेंट फाइलम को कंपेयर कर पाऊंगा। इस तरह से हम चीज़ें आगे मूव कर रहे होंगे। सो हमें ध्यान यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रखना है कि इट इज़ यूज्ड फॉर वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ओनली। इसके बाद हमारे पास 4 टैक्सोनॉमिक एड्स जो बचे हैं वो हमारा फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल एंड कैटलॉग। हम इन चारों को कंपेयर करके देख रहे होंगे कि हमें कहना क्या चाहता है। तो अब हमारे बचे हुए 4 टैक्सोनॉमिक एड्स विच आर फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल और कैटलॉग को हम एक साथ कंपेयर करके स्टडी कर लेंगे। फ्लोरा के लिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ बुक हैविंग डिटेल ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि एक बुक है जिसमें डिटेल दी हुई गई है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी प्लांट स्पेसिमेन के हैबिटेट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि फ्लोरा एरिया स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के डिटेल को हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड, हम ये कहते हैं कि इट प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पेसिमेन फाइंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पेसिमेन पाए जाएंगे वो उसके नाम का हमें एक इंडेक्स दे रहा होता है, और साथ ही उसके बारे में हमें डिटेल्स भी बताता है, उसके हैबिटेट के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सेकेंडली मैं पढ़ूंगा मैनुअल को। सो मैनुअल में क्या होता है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो हमने क्या देखा कि मैनुअल भी फ्लोरा की तरह ही एरिया स्पेसिफिक है। ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पेसिमेन की डिटेल्स दे रहा था, वेरेज ये भी हमें एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी स्पीशीज के बारे में डिटेल्स दे रहा है। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि मैनुअल जो होता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स होती है एज कंपेयर टू फ्लोरा। फ्लोरा से ज़्यादा डिटेल्स हमें मैनुअल प्रोवाइड कर रहा होता है। फ्लोरा को अगर मैं कहता हूँ कि वो एरिया स्पेसिफिक है, तो जैसे मैं कह सकता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि दिल्ली का एक फ्लोरा मैं कहूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ एक बड़े रीजन की अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का एक फ्लोरा, या फिर मैं कुछ छोटे रीजन्स के बारे में भी बात कर सकता हूँ कि रीजन एक छोटा रीजन है उसका फ्लोरा कैसा है। सो इसी को मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी स्पेसिमेन के डिटेल्स को मैं फ्लोरा प्रोवाइड कर रहा है। वेयर एज मैनुअल भी एरिया स्पेसिफिक है, और इसमें है क्या, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद हम आ जाएंगे मोनोग्राफ पे। सो मोनोग्राफ पे हमें बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टैक्सॉन। यानी कि मोनोग्राफ हमें एक एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज के डिटेल को नहीं देता, वो हमें एट अ टाइम एक मोनोग्राफ एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में सभी डिटेल्स को हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं बोलूंगा मोनोग्राफ ऑफ फैबेसियाई फैमिली, यानी कि फैबेसियाई फैमिली के सारे डिटेल्स इस मोनोग्राफ के अंदर में होंगे। या मैं कहूं मोनोग्राफ ऑफ एल्गे, तो एल्गे डिवीजन के सारे डिटेल्स इस मोनोग्राफ के अंदर में होंगे। और लास्टली कैटलॉग, जिसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं कहती और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रेजेंट भी नहीं होता, वो सिंपली हमें इंडेक्स प्रोवाइड करता है विच इंडेक्स हैव नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, यानी कि लिस्ट प्रोवाइड करता है सारे टाइप के प्लांट स्पेसिमेन जो कि किसी जगह पर पाए जाए। सो यहाँ पे क्रक्स इस टॉपिक का ये है कि मुझे ध्यान रखना है कि फ्लोरा और मैनुअल एरिया स्पेसिफिक है, मोनोग्राफ पर्टिकुलर टैक्सॉन यानी कि टैक्सॉन स्पेसिफिक है, फ्लोरा मुझे हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा प्लांट्स के, मैनुअल में मुझे इंफॉर्मेशन है टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्पीशीज। वेयरएज मोनोग्राफ हमारे कैसे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मोनोग्राफ ऑफ फैबेसियाई या फिर एल्गे, या फिर मैं किसी भी टैक्सॉन की बात करूं उसके अलग अलग मोनोग्राफ हो सकते हैं। और फाइनली कैटलॉग में हमें इंडेक्स होता है हैविंग नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सो इसके आगे के टॉपिक्स जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर जो हमारा रह रहा है इस चैप्टर में, एज वेल एज चैप्टर 2 और 3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि मैंने सोचा था कि मैं 1-2 वीडियोज़ में ही कवर कर दूंगा, बट इससे आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो इसे हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कैरेक्टर थर्ड हमारा जो पॉइंट था विच वाज क्लासिफिकेशन, उसको स्टडी कर लूँगा, फॉलोड बाय नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो चैप्टर 2 और 3 के पार्ट्स है। सो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं यही बात जो रिपीट करूँगा, आप प्रॉपर नोट्स को बनाएं और उन्हें बार बार रिवाइज करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी डाउट अगर आपको आता हो, लेट सपोज कि आप किसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो मैंने ही एक्सप्लेन किया और हो सकता है कि मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, सो आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं बिल्कुल उसको पढ़ के पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर आउट करूँ। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।